नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। एक बार फिर से अपन कल प्राध्यापक भर्ती परीक्षा विषय हिंदी संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए आरपी से जो आयोजित की जा रही है आरपीएससी द्वारा, उसके क्रम में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास से विशिष्ट प्रश्न भाग एक देख लिया था और उसके अंतर्गत हमने 10 प्रश्न और उसके उत्तर जानने का प्रयास किया था। आज हम इस क्रम में इस भाग दो में 20 प्रश्न, मैंने जैसा कि कहा था आपको कि लगभग 50 प्रश्न, या जैसे आज 12 नवंबर है, 15 नवंबर को तो आपका एग्जाम है, उससे पहले लगभग हम 50 प्रश्नों को छूने का प्रयास करेंगे। उसी कड़ी में ये 20 प्रश्न हैं आज के। बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस विद्वान ने ए की 12 कड़ी का सुझाव दिया था? तो भाषा सुधार में ये सुझाव दिया था काका कालेलकर महोदय ने ए की 12 कड़ी का सुझाव दिया था। इसके अंतर्गत दूसरा सवाल है, लाल कवि ने छत्र प्रकाश की रचना किस भाषा में की? तो वो है बुंदेली भाषा में। इसके बाद में है, कचहरियों में नागरिक के प्रवेश की घोषणा हुई, कब हुई? तो नागरिक का मतलब यहाँ हिंदी भाषा से है और इसकी जो प्रवेश की घोषणा हुई ये सन 1900 ईस्वी में। यहाँ 1900 ईस्वी में ही सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू होता है, जो हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही जीवनदायी या हिंदी साहित्य के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई सरस्वती पत्रिका। और हम इस पे बात करें कचहरियों की भाषा में जैसे हिंदी आई, यानी इससे पहले उर्दू का बोलबाला था, अंग्रेजी का बोलबाला था। हिंदी को क्योंकि उस समय सारे संस्थानों में, विद्यालय में और महाविद्यालयों में उर्दू और अंग्रेजी का बोलबाला था। विद्यार्थी अगर हिंदी भी पढ़ते तो भी उनको अपने जीविकोपार्जन के लिए उससे कोई सहायता नहीं मिलती थी, इसलिए हिंदी की तरफ कम आकर्षित थे। कचहरियों में हर जगह उर्दू का साम्राज्य था। तो ये बड़ी खुशी की बात थी हिंदी के लिए कि ये नागरिक जो भाई अब कचहरियों में भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। इसके बाद है, किस विद्वान ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो ये माना है गणपति चंद्र ने। इसके लिए आप शालिभद्र, यहाँ लिखा है भद्र और यहाँ है चंद्र, इसकी संगति बैठाते हुए आप थोड़ा याद करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। यहाँ लिखा है शालिभद्र और यहाँ है चंद्र, तो अगर आप इससे संगति बैठाने का प्रयास करें तो ये काम किया जा सकता है। इसके बाद में है, निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव की भक्ति का समावेश होने पर उदय होता है। किस भावना का उदय होता है कि निर्गुण भाव की भक्ति में अगर माधुर्य भाव की भक्ति का समावेश हो जाए तो किस प्रकार की भावना का उदय होता है? तो वो होता है रहस्यवाद का, जो कि हमें कबीरदास जी में मिलता है। वो कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के प्रवर्तक थे, एक बड़े कवि थे उसमें। तो उनमें जब वो अपने पदों में गाते हैं कि दुल्हनी गाऊ मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार, तो उस समय वो खुद नारी बन जाते हैं और उस परमात्मा के लिए अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो उस समय रहस्यवाद की भावना का इसमें समावेश हो जाता है। रहस्यवाद का मतलब है कि ईश्वर को किसी न किसी रूप में अपने निकट अनुभव करना। और इसके बाद में है, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी रूखापन और ग्रस्त के प्रति अनादर भाव है, ये कथन है। तो इसके लिए अपन जैसे पंक्तियां और कथन आते रहते हैं, ये बहुत बड़ा कथन है, बहुत अच्छा और सुंदर कथन है, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी रूखापन और ग्रस्त के प्रति अनादर भाव है। ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है।
इसके बाद अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 7। चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया। चार्ल्स इलियट ने कौन सा ग्रंथ जो आदिकालीन था उसको प्रकाशित कराया? तो ये है, इसका उत्तर होगा आल्हा खंड, जिसमें आल्हा और उदल जो बड़े बड़े शूरवीर दोनों सहोदर भाई थे, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ाई में बहुत छक्के छुड़ा दिए थे पृथ्वीराज चौहान की सेना के। हालांकि अंतिम समय में वो वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनकी वीरता देखकर आम जनमानस में उनके प्रति काफी श्रद्धा पाई जाती है। और इसके बाद में अपन देखेंगे नाथ और संत काव्य के बीच की कड़ी कौन सा संप्रदाय माना जाता है? नाथ और संत काव्य, यानी हम जानते हैं कि जो नाथ काव्य है या नाथ संप्रदाय है, उसी से आगे निर्गुण धारा या यूँ कहें कि संत काव्य धारा का विकास होता है। लेकिन इस दोनों के बीच में कुछ जो समय का रहा या इन दोनों को मिलाने वाली जो कड़ी है उसके बारे में अगर सवाल आता है तो उसका उत्तर होगा निरंजनी संप्रदाय, और इसके प्रवर्तक हरिदास निरंजनी थे। इसके बाद में नवा जो प्रश्न है वो है सुंदरदास का जीवन काल माना जाता है। हिंदी साहित्य के कवियों के जीवन काल और उनकी रचनाओं से भी प्रश्न आते रहते हैं, और कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि हमें चौंका देते हैं। तो यहाँ अपन देखेंगे सुंदरदास का जीवन काल माना जाता है सन 1596 से 1689, ये काल माना जाता है। हम जानते हैं कि हमारे हिंदी साहित्य के एक रीतिकाल के एक बड़े कवि या सबसे लोकप्रिय कवि जो है महाकवि बिहारी, उनका जन्म 1595 में हुआ था, और 1596 में सुंदरदास जी के बारे में हम जानते हैं कि सुंदरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के जो कवि रहे हैं उनमें सर्वाधिक शिक्षित थे सुंदरदास जी। इसके बाद में अपन देखते हैं कि प्रश्न संख्या 10, बाल चेष्टाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी का परिचय देता है। बाल चेष्टाओं के चित्र में कवि कमाल की होशियारी का परिचय देता है। न उसे शब्दों की कमी होती है न अलंकार की, न शब्दों की कमी होती है न अलंकार की, न भावों की कमी होती है और न भाषा की। ये सुंदर कथन किस हिंदी साहित्य के इतिहासकार विद्वान का है? तो जैसा कि इसके शब्दों से लग रहा है कि ये आचार्य शुक्ल का होगा, लेकिन इसका सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। इसके बाद अपन चलते हैं अगले प्रश्न पे। द्वैतवाद सिद्धांत में राधा का कौन सा रूप स्वीकार किया गया है? नारी के या नायिका के दो प्रमुख और बड़े भेद हैं, स्वकीया और परकीया। हालांकि इसके और भी कई सारे भेद हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा मान्य है स्वकीया और परकीया। स्वकीया का मतलब होता है कि किसी की परिणीता स्त्री को स्वकीया कहा जाता है, और जो जिस उसकी प्रेमिका से अगर उसकी नायक की शादी नहीं होती है और फिर भी उसका प्रेम बना रहता है तो उसको उस नायिका को परकीया नायिका कहा जाता है। तो द्वैतवाद सिद्धांत में राधा का ये जो स्वकीय रूप, यानी इस सिद्धांत या इस संप्रदाय में जो ये माना जाता है कि श्री कृष्ण से राधा जी का विवाह हुआ था। बाकी संप्रदाय ऐसा नहीं मानते हैं, बस यही संप्रदाय यह मानता है कि राधा जी स्वकीय है। इसके बाद में अपन देखते हैं और अपन ये भी देखते हैं कि द्वैतवाद के जो प्रवर्तक है वो निम्बार्काचार्य जी थे। इसके बाद में सवाल नंबर 12, प्रश्न संख्या 12, गोवर्धन पर्वत पर श्री कृष्ण मंदिर की स्थापना पूर्णमल खत्री ने कब करवाई? ये प्रश्न कई बार आया है, घुमा फिरा कर कई बार परीक्षा में आता रहा है, और इसमें यह है कि श्री कृष्ण मंदिर की स्थापना पूर्णमल खत्री ने कहाँ करवाई? तो गोवर्धन पर्वत पर। और गोवर्धन पर्वत पर किसके मंदिर की स्थापना पूर्णमल खत्री ने करवाई? तो उसका श्री कृष्ण मंदिर। और उसके बाद में एक सवाल ये है कि गोवर्धन पर्वत पर श्री कृष्ण मंदिर की स्थापना किसने करवाई? तो इसका उत्तर है पूर्णमल खत्री। और एक और सवाल जो अभी पूछा गया था एक एग्जाम में कि ये जो गोवर्धन पर्वत है
इस पर श्री कृष्ण मंदिर की स्थापना पूर्णमल खत्री ने कब करवाई? इस प्रकार से 4 प्रकार से सवाल अब तक पूछा गया है। तो इसकी स्थापना करवाई गई 1519 ईस्वी में, ये अपन ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस सर्वप्रथम किसे सुनाया था? तो इसमें अपन ध्यान रखेंगे कि ये जो बहुत पवित्र ग्रंथ है इसको सुनवाया था रसखान को। सर्वप्रथम रसखान जो कवि थे उनको उन्होंने सुनाया था। इसके बाद में अपन चलते हैं, तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए, यानी रामचरितमानस पढ़ना चाहिए या अध्ययन करना चाहिए। लेकिन अगली पंक्ति ये कह रही है कि तुलसी के राम को जानने के लिए तो रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन तुलसी को जानने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? स्वयं तुलसी को अगर हम जानना चाहें तो इनके लिए जो इन्होंने 12 ग्रंथ लिखे हैं जो सर्वमान्य हैं, उन्होंने ज्यादा भी लिखे हैं लेकिन ज्यादातर मान्यता 12 प्रमुख ग्रंथों की है। तो उसमें तुलसी को जानने के लिए हमें विनय पत्रिका पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें इनके जीवन संदर्भों को उकेरा गया है, उनकी व्याख्या कही गई या उनके प्रसंग मिल जाते हैं। इसके बाद में प्रश्न संख्या 15। तुलसी के काव्य की भाषा जानने का सूत्र है कि तुलसी ने जो प्रबंध काव्य भी लिखे, मुक्त काव्य भी लिखे हैं, और उनकी जो प्रमुख जो भाषाएं हैं, किस ग्रंथ की भाषा अवधी है, किस ग्रंथ की भाषा ब्रज है, इसमें अभ्यर्थियों को काफी भ्रम की स्थिति रहती है। तो इसके लिए आप एक सूत्र अपना लीजिए। यहां लिखा है, जिन रचनाओं के नाम में राम और मंगल शब्द का प्रयोग होता है, यानी जिस रचनाओं में राम और मंगल शब्द आता है उन रचनाओं की भाषा अवधी होती है, और शेष जिनमें राम और मंगल शब्द नहीं आता है उनकी रचनाओं में, उनकी भाषा ब्रज भाषा होती है। हम देखते हैं कि रामलला नेचु, रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सब प्रबंध ग्रंथ है। और प्रबंध ग्रंथ होने के साथ साथ ही चूंकि इन जो मैंने नाम अभी आपको गिनाए उनमें राम और मंगल शब्द आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी उन ग्रंथों की भाषा अवधि है। और ऐसे ग्रंथ जैसे गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, इनमें न तो राम आ रहा है न मंगल शब्द आ रहा है। तो इसको याद करने के लिए बेहतरीन सूत्र है ये कि जिनमें राम और मंगल शब्द नहीं आ रहा है जिन रचनाओं के नाम में, तो उन रचनाओं को हमें अवधि ये ब्रज भाषा मानना चाहिए। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आप इसको आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है, रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से ही नहीं है। रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से ही नहीं है और हो भी नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि भक्ति उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। वो कितना ही राज दरबारों में रह लेकिन अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, अपने आध्यात्मिक संस्कारों की परिपुष्टि के लिए उसको भक्ति की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी ही जरूरी था उसके लिए। ये प्रसिद्ध कथन किस आलोचक का है? तो ये प्रसिद्ध कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। हिंदी के बड़े आलोचक है, रसवादी आलोचक है। इसके बाद में अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 18, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार राजस्थान है। राजभाषा अधिनियम 1976 जो लाया गया उसके अनुसार राजस्थान है। क्या है राजस्थान? क श्रेणी का राज्य है, यानी हिंदी भाषा प्रधान जो राज्य हैं, बड़े राज्य 10 राज्य हैं, उन राज्यों को क श्रेणी का दर्जा दिया गया है। इसकी श्रेणियां वैसे 3 श्रेणियां क, ख और घ। तो इसमें अपन राजस्थान का जो आता है वर्गीकरण वो राजस्थान क श्रेणी के अंतर्गत आएगा, जिनमें मुख्य रूप से हिंदी प्रधान रूप से बोली जाती है। इसके बाद में ये है प्रश्न संख्या 19, छाहर न वाकी बैठिए जो तरु पात्रो होए। यानी ये जो पंक्ति है ये पूछी गई है, कई बार पूछी गई है।
तो ये पंक्ति है किसकी? ये पंक्ति है गिरधर कविराय की। कभी कभी भूलवश इसको बेताल कवि की मान लिया जाता है, लेकिन ये जो पंक्तियां हैं गिरधर कविराय की है। अब आगे है एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की शक्ति ही नहीं है। आप उसको काव्य की भाषा बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें तो आशिकी यानी प्रेम के संदर्भों की, प्रेम प्रसंगों का लय ताल से उनको उच्चारित करने का, आशिकी कविता को, प्रेम की भावना की कविता को व्यक्त करने तो कर सकती है आशिकी कविता, प्रेम भावना को तो व्यक्त कर सकती है, लेकिन इसके अलावा दूसरे जो भाव है, श्रृंगार रस के अलावा भी वो जो अपने दूसरे रस है उनको व्यक्त करने की अभिव्यक्ति इसमें नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है उर्दू भाषा में। ये प्रसिद्ध कथन किस विद्वान का है? तो ये बाबू नवीन चंद्र राय का है, जो पंजाब के विद्वान थे और हिंदी पंजाब राज्य में जो हिंदी का झंडा जिन्होंने उठाया था या जिसका प्रचार करने की इन्होंने जिम्मेदारी ली थी, वो बाबू नवीन चंद्र राय थे। तो साथियों, इस प्रकार से हमने 20 प्रश्नों को देखा। क्योंकि अभी परीक्षा के 2 दिन ही शेष है, इसलिए अपन ज़्यादा पूरे सिलेबस को टच भी नहीं कर सकते, लेकिन मैंने मुख्य रूप से इन प्रश्नों को तैयार किया है। ये सिर्फ इस परीक्षा के लिए नहीं है, किसी भी हिंदी अभ्यर्थी के लिए, किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए या किसी भी एग्जाम को अच्छी तरह से करने के लिए प्रश्न एक आधार हो सकते हैं। वास्तव में जो हिंदी भाषा है उसका जो उसकी जो विषय वस्तु है बहुत विस्तृत है, और ये दावा नहीं किया जा सकता कि ये जो सवाल है यही आएंगे या फिर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन अपन इसकी सहायता से अच्छा कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, आपको जल्दी ही दूसरी इसका भाग 3 भी मिलेगा, जिसमें आप 20 या उससे ज़्यादा प्रश्न देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और आपके लिए कुछ अच्छा करने का उत्साह मिले। धन्यवाद।